दोस्तों, आप में से कई लोग अग्निपथ स्कीम के बारे में जानते होंगे, पर अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने एक इन्फोग्राफिक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसको देख के आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं इस वीडियो के बाद। अब जब ये मैंने पूरी स्कीम पढ़ी तो मुझे इसमें कुछ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं लगी, ना ही कोई इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने का रीजन लगा। मुझे लगा कि 2020 की शुरुआत में एक ऐसा ही पायलट प्रोग्राम आर्मी लाने वाली थी, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से, तो ये शायद वही होगा। पर फिर मुझे पता चला ये वो पायलट प्रोग्राम नहीं है। आर्मी की रेगुलर कैडर की रिक्रूटमेंट बंद हो चुकी है, अब जो है अग्निपथ है। और यह भी पता चला कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 3 साल एनसीसी करके सी सर्टिफिकेट ले रखा है, उनका बस मेडिकल और एंट्रेंस एग्जाम होना बाकी है, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका मेडिकल क्लियर हो गया है, फिजिकल क्लियर हो गया है, उनका रिटन एग्जाम भी क्लियर हो गया है, बस उनकी रिक्रूटमेंट होनी बाकी है। पर अब उनकी ये पूरी अकॉम्प्लिशमेंट, उनकी पूरी मेहनत की अब कोई वैल्यू नहीं है। अब उन सबको दोबारा से अग्निपथ में अप्लाई करना पड़ेगा। और दोस्तों, सरकार ने इतने साल पुरानी भर्ती की योजना बंद कर दी, एकदम रद्द कर दी, बिना किसी पार्लियामेंटरी अप्रूवल के और बिना किसी गैजेट नोटिफिकेशन के। इस वजह से सरकार के इस फैसले के अगेंस्ट कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। इसलिए दोस्तों, इस स्कीम से जुड़े कुछ ऐसे सच हैं जिनके बारे में सरकार आपको पूरी तरह से नहीं बता रही। तो वो सच क्या हैं और इस स्कीम से असल में किसका बेनिफिट है, आज इन सब के बारे में जानेंगे। जैसे पहली बड़ी बात बोली जा रही है कि ये स्कीम बेटर है पुरानी स्कीम से, इस स्कीम से ज्यादा फायदा मिलेगा जवानों को। तो ये चीज फैक्चुअली बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप रेगुलर कैडर के जवान को अग्निवीर के साथ कंपेयर करो और उसकी फैसिलिटीज के साथ उसको कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा अग्निवीर को पेंशन नहीं मिलेगी, कोई डियरनेस अलाउंस नहीं मिलेगा, कोई मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिलेगी। और आपने सुना होगा कि आर्मी में जो लोग काम करते हैं उनका एक आर्मी कैंटीन का कार्ड बनता है, जिससे वो और उनकी फैमिली वाले सस्ता राशन ले सकते हैं। इसको सीएसडी फैसिलिटी कहते हैं। ये फैसिलिटी जवान के रिटायर होने के बाद भी चलती रहती है। तो ये सीएसडी की फैसिलिटी अग्निवीर को नहीं मिलेगी। और अग्निवीरों के कंधे पर भी एक अलग बैज होगा परमानेंट जवानों से। वो बैज ये बताएगा कि अग्निवीर कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, और अग्निवीर जब अपनी जॉब खत्म करेंगे तो उनको एक्स सर्विसमैन का स्टेटस भी नहीं मिलेगा। इसी के साथ रेगुलर रिक्रूटमेंट वाले जवानों को साल में 90 दिन की छुट्टी मिलती है, अग्निवीरों को सिर्फ 30 दिन की छुट्टी का अलावेंस होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो पहले रेगुलर रिक्रूटमेंट वाले जवानों के पास होता था वो ये है कि उनकी ट्रेनिंग लंबी होती थी, और क्योंकि वो परमानेंट होते थे तो उनके पास कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम होता था। तो उसकी वजह से वो किसी ओपन कॉलेज से एक स्पेसिफिक डिग्री ले लेते थे या फिर किसी और बड़े गवर्नमेंट ओहदे के लिए तैयारी कर लेते थे। उनके पास पढ़ाई का टाइम होता था। ये चीज अग्निवीर के पास नहीं होगी, क्योंकि अग्निवीर का पहले तो ट्रेनिंग पीरियड ही 6 मंथ्स का है, उसके बाद 3.5 साल की ड्यूटी है। उनका शेड्यूल बहुत टाइट होगा, और यही चीज हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी कहते हैं। These kids, we cannot afford to make them give a study period of 2 hours every day. That's out. It's not going to happen. यानी अग्निवीरों को कुछ हद तक अपना फ्यूचर सिक्योर करने का मौका भी नहीं मिलेगा। और इस ही प्रॉब्लम से जुड़ी है हमारी दूसरी प्रॉब्लम। अग्निवीरों के लिए एक स्पेक्युलेटिव एजुकेशन अपॉर्चुनिटी बनाई जा रही है। पहले 12th का सर्टिफिकेट और स्किल सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, फिर प्रोटेस्ट शुरू हुए। सरकार के सामने यह सवाल लाया गया कि सिर्फ स्किल सर्टिफिकेट से क्या होगा। तो सरकार के कहने पर ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने अनाउंसमेंट की कि अग्निवीरों के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिग्री प्रोग्राम बनाया जाएगा, जिसमें अग्निवीर जो भी स्किल अपनी ड्यूटी के वक्त सीखेंगे उनके मुताबिक उनको क्रेडिट्स मिलेंगे और उसी फील्ड से रिलेटेड उनको डिग्री भी मिलेगी। अब देखो, मेजरली आर्मी में 5 तरह की रिक्रूटमेंट होती है। तो जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट में आए हैं वो टेक्निकल ड्यूटी करेंगे तो उनको टेक्निकल डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। दूसरे जो मेडिकल या नर्सिंग रिक्रूटमेंट में आए हैं वो नर्सिंग ड्यूटी करेंगे तो उनको नर्सिंग की डिग्री मिल जाएगी, ये भी सही है। अब तीसरे जो क्लर्क या फिर स्टोर कीपर की रिक्रूटमेंट में आए हैं उनको कौन सी डिग्री मिलेगी, बीबीए की। और अगर बीबीए की डिग्री नहीं मिलेगी तो जो डिग्री मिलेगी क्या वो बीबीए के इक्विवेलेंट होगी। चौथे जनरल रिक्रूटमेंट वाले, उनकी मेनली ड्यूटी होती है हाथ में हथियार रखकर गार्ड करना या पेट्रोलिंग करना, तो उनको कौन सी डिग्री मिलेगी, फिजिकल एजुकेशन की। ठीक है, मान लेते हैं। अब बचे 5वें ट्रेड्समैन रिक्रूट्स।
ये पता है कौन होते हैं? कुक्स, क्लीनर्स, ऑफिसर्स के घर में सपोर्ट स्टाफ, पेंटर, टेलर, कारपेंटर, ये सब। तो इनको कौन सी डिग्री मिलेगी? नाउ इन सवालों के जवाब अनिल पुरी जी कुछ इस तरह देते हैं। And so this is work in progress. मतलब अभी तक स्पेसिफिसिटी के साथ डिसाइड नहीं हुआ कि क्या करेंगे। और आप इस चीज को देखो कि पहले स्कीम अनाउंस होती है, फिर प्रोटेस्ट होते हैं, फिर 15 जून को यह अनाउंसमेंट होती है कि प्राथमिकता दी जाएगी, फिर और ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं, फिर 18 जून को यह अनाउंसमेंट होती है कि 10% कोटा दिया जाएगा। तो ये चीज क्या बताती है? ये चीज बताती है कि ये स्कीम एक अनप्लान्ड तरीके से आई है, इसको जल्दबाजी में निकाल दिया गया है। पर यह बात हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी जी नहीं मानते। वो ये बोलते हैं कुछ हरकतें होती हैं आर्सन की वजह से हुआ। नो, ये प्लान था। पर वैसे क्या ही फर्क पड़ता है, प्लान्ड हो या अनप्लान्ड। हाँ, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट हुए, बट सरकार ने वादे तो किए ना। तो अब यही आती है हमारी तीसरी प्रॉब्लम कि सरकार ऐसे वादे पहले भी कर चुकी है लोगों से, और पहले भी लोग सरकार से निराश हुए हैं। दोस्तों, 2019 की एमपी की स्टेट पुलिस की रिक्रूटमेंट स्कीम में एक्स सर्विसमैन का कोटा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 20% था और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 10% था, और स्टेट पुलिस की 6000 वैकेंसीज निकली। अब उनमें से 600 सीट्स एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व थीं, पर सिर्फ 6 लोगों को ही सेलेक्ट किया गया। इसके लिए एक्स सर्विसमैन स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस भी लड़ रहे हैं और अप्रैल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हमको नौकरियां दी जाएं। पर सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और इन अग्निवीरों की सिचुएशन में तो सरकार ने सिर्फ अनाउंसमेंट की है 10% कोटे की। अभी तक कोई लॉ नहीं बना है कि उनको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटीड है। अब दूसरी बड़ी बात यह बोली जा रही है कि अग्निपथ स्कीम से यह फायदा होगा कि बाहर की कंट्रीज की आर्मी की तरह ही इंडियन आर्मी की मिनिमम एज 26 साल हो जाएगी। देखो दोस्तों, अमेरिका और इजराइल में कुछ ऐसा ही सिस्टम है। अमेरिका में डी फैक्टो वॉलंटरी एनलिस्टमेंट होती है, जिसमें 18 से 25 साल के एस्पिरेंट फौज में जाते हैं और उनका मिनिमम ड्यूटी पीरियड 4 साल होता है। ऐसे ही इजराइल की डिफेंस फोर्स में भी है। मेल और फीमेल दोनों के लिए कंपलसरी है लगभग 30 मंथ की मिनिमम ड्यूटी करना। अब जैसा बोला जा रहा है कि जो अमेरिका या इजराइल में मिलिट्री सर्विस खत्म करके लोग बाहर निकलते हैं ना, एंड वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वही चुनौतियां हैं जो हमारे नौजवानों को चुनौतियां हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे पहली चीज, अमेरिका और इजराइल में अपनी मिनिमम ड्यूटी करने के बाद एस्पिरेंट्स को ऑप्शन होता है। वो चाहे तो ड्यूटी छोड़ सकते हैं, चाहे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं परमानेंट ड्यूटी। ये ऑप्शन अग्निवीरों के पास नहीं है। इवन उनके लिए कोई ऐसा एग्जाम भी सेट नहीं है कि 4 साल बाद उनको कोई एग्जाम देना पड़े। अगर वो उसको पास कर जाए तो वो परमानेंट हो सकते हैं। आर्मी में जो ऑफिशियल्स हैं उनको अपने मन से ही जज करेंगे, और जिनको सेलेक्ट करना है उनको सेलेक्ट करेंगे और बाकियों को निकाल देंगे। और दूसरी चीज कि अमेरिका जैसी कंट्री में मिनिमम वेज का सिस्टम होता है, यानी पर आवर के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ पे अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड रखना है तो उसको 5-6 हजार सैलरी देते हैं और 12 घंटे उससे काम करवाते हैं। और अगर हमारी फोर्स की एवरेज एज 26 साल हो जाएगी तो उसका एवरेज एक्सपीरियंस भी तो 3 साल हो जाएगा। ये सोचने की बात नहीं है। इसलिए ये जो 26 साल वाली एज की बात है ना, ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रही। अग्निपथ स्कीम जो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है सरकार के लिए, वो है सरकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। देखो, सरकार के पूरे डिफेंस बजट में से लगभग 55 to 60% सैलरी और पेंशन में चला जाता है, और नए एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट्स पर पैसा लगाने के लिए सिर्फ 26% बचता है, बाकी खर्चे हटाकर। और आप देखोगे 2021 में इंडिया का डिफेंस एक्सपेंडिचर एज ऑफ जीडीपी सबसे कम रहा है पिछले 10 सालों में। इसलिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है, और ये सरकार की कुछ इस तरह से मदद करेगी। देखो, सरकार को वो जवान जो परमानेंट नौकरी करता है, जिसको पेंशन और हर तरह के अलाउंस मिलते हैं, वो सरकार को 11.5 करोड़ रुपए का पड़ता है। नाउ अग्निवीर को 23 लाख रुपए मिलेंगे सैलरी और पीएफ को मिला के, पर ना उसको कोई पेंशन मिलेगी, ना सरकारी क्वार्टर मिलेगा, ना ही एक्स सर्विसमैन की स्टेटस मिलेगा या उसके अलाउंस मिलेंगे। हाँ, पर रिस्क अलाउंस, राशन, क्लोथिंग, ट्रैवल, ये सब चीजें फ्री मिलेंगी। तो 4 साल में ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा हो जाएगा? इसको आसान करने के लिए लेट से 27 लाख रुपए खर्च हो जाएगा सिर्फ अलाउंस और खाने में। तो टोटल हुए 50 लाख। यानी अग्निवीर
ज्यादा से ज्यादा सरकार को 50 लाख रुपए का पड़ेगा। नाउ जैसे पहले रेगुलर रिक्रूटमेंट होती थी तो उसमें भी लगभग 50,000 ही लोग लिए जाते थे, तो उससे सरकार पर पूरा टोटल खर्चा 5.7 लाख करोड़ का आ जाता था। तो अब ऐसे ही 46,000 में से 75% जो अग्निवीर कॉन्ट्रैक्चुअल होंगे वो पड़ेंगे 17,250 करोड़ के, प्लस बाकी उसमें से रेगुलर हुए अग्निवीरों पर 1.3 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। तो कुल मिला के लगभग 1.5 लाख करोड़ का खर्चा होगा अग्निवीरों पर। यानी इस स्कीम के आने से सरकार की 4.2 लाख करोड़ की बचत होगी। इसीलिए इस स्कीम से सरकार को पूरा फायदा है। हां, पर हमारी डिफेंस फोर्सेस की मेहनत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको अनएक्सपीरियंस्ड लोगों को जल्द से जल्द एक्सपीरियंस्ड बनाना होगा। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी आम लोगों को, उन आर्मी एस्पिरेंट्स को जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अनाउंसमेंट हुई है कि 10% कोटा मिलेगा, तो किसी ना किसी की तो जॉब जाएगी ना, और किसी ना किसी की क्या, जनरल वालों की जाएगी। प्लस 75% को निकाल देंगे और 25% रखेंगे। अब यहां पे भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो 25% नहीं रखेंगे। आप अगर FAQ पढ़ोगे तो उसमें लिखा है अप टू 25%। ये वही जोमेटो स्विगी वाला काम है, वो अप टू 50% ऑफ बोलते हैं और 20% ऑफ देते हैं। इसी चीज से आप समझ जाइए कि कभी 10% भर्ती हो सकती है, कभी 25% भी हो सकती है, कभी 21% भी हो सकती है। ना ये सच बात सरकार लोगों को साफ साफ नहीं कह सकती कि पहले की तरह हमारे विश्वगुरु भारत के पास इतने पैसे नहीं हैं कि आपकी वो सैलरी और पेंशन दे सके। हम आपको पहले की तरह जॉब नहीं दे सकते, ये सरकार नहीं कह सकती। तो इसलिए ना एक आइडिया फैलाया जा रहा है, जो आइडिया ऊपर से काफी लॉजिकल लगता है। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। देखो, माना कि आर्मी की जॉब देश प्रेम के लिए है, पर प्यार भी जब ही चलता है जब वो दो तरफा हो। कि सेना में जो लोग जाते हैं वो केवल पैसे के लिए नहीं जाते, वो एक जज्बे के साथ जाते हैं, उनमें देश प्रेम होता है। पर ऐसी बातें सुन के ना देश प्रेम की डेफिनेशन ये लगती है कि भाई इंसान गरीबी में बड़ा हो, उसको सही राह दिखाने वाला उसके पास कोई ना होने के बावजूद भी वो फोकस के साथ मेहनत करता रहे, जब ड्यूटी लग जाए तो 24 घंटे ड्यूटी करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन भी करे। पर वो अपनी सिक्योरिटी के बारे में ना सोचे, वो ये ना सोचे कि जॉब के बाद उसके माँ बाप का क्या होगा, वो ये ना सोचे कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के नाम पर उसको कोई अपनी लड़की नहीं देगा। अगर वो ऐसा सोचता है तो वो देश प्रेमी नहीं है। अब ऐसे ही एक नेता है देश प्रेम की ऐसी डेफिनेशन देने वाले, VK सिंह जी। तो स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, सेना रोजगार का साधन नहीं है, सेना कोई दुकान नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ये एक्स आर्मी जनरल रह चुके हैं। नाउ जब इनकी रिटायरमेंट का टाइम आया था तो इनकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ में और लिखी गई डेट ऑफ बर्थ में 1 साल का डिफरेंस था। इसीलिए 1 साल और नौकरी करने के लिए ये सरकार से लड़ गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। ये जनरल रह चुके हैं, 38 साल की नौकरी भी काट चुके हैं, वो भी इनको कम लग रही थी। फिर जब कोर्ट में केस हार गए तो फिर पॉलिटिशियन बन गए। और रही बात पॉलिटिशियंस की, तो क्या आप जानते हैं एक मेंबर ऑफ लोकसभा की सैलरी और पर्क्स मिला के वो सरकार को लगभग 90 लाख का पड़ता है हर साल। और पेंशन तो अलग वो लेता ही है, और उसकी पेंशन में भी कोई रुकावट नहीं है। और अगर आप एक दिन के लिए MLA बनते हैं ना, तो आपको लाइफ टाइम मिनिमम 20,000 मंथली पेंशन मिलेगी ही। अब नेता लोग शायद ज्यादा देश की सेवा करते होंगे, इसलिए उनको इतने पैसे मिलते हैं, है ना। तो ऐसा ही देश सेवा का वादा एक हमारे बहुत बड़े नेता ने एक बार किया था। एक बात तो सारे देश में चर्चा है कि भाई विदेशी बैंकों में हिंदुस्तान का पैसा है, और बाय एंड लार्ज उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। तो हमारा स्टैंड ये है कि जब हम सरकार में आएंगे तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। अगर मानो नहीं है तो भी ये हवाबाजी बंद हो जाएगी, और अगर है तो हम लाएंगे। अब हफ्ते भर पहले एक स्विस बैंक की रिपोर्ट आई है, वो ये बताती है कि स्विस बैंक में इंडियन इंडिविजुअल और फर्म्स के द्वारा जमा कराया हुआ पैसा 2021 में 14 साल का सबसे हाईएस्ट रहा है, लगभग 30,500 करोड़। खैर वैसे हमको इन सब चीजों से फर्क पड़ना तो बंद हो ही गया है, हम भूल भी चुके हैं कोई ऐसे वादे हुए थे। खैर छोड़ो, पर आखिर में जो मेन बात है कि इस स्कीम में कुछ कमियां हैं और प्रोटेस्ट करने के भी रीजन है। पर इस तरह के प्रोटेस्ट ये बिल्कुल गलत है, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। पर ऐसे गलत प्रोटेस्ट रोके जा सकते थे अगर सरकार सिर्फ अपने बारे में ही ना सोच के सबके बारे में सोचती। वो इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो चीजें पहले जरूरी है ना,
उनको एस्टैब्लिश करती, जैसे स्पेसिफिक डिग्री और गारंटेड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। और जब तक वो चीजें एस्टैब्लिश नहीं होती तब तक इस अग्निपथ को पुराने टूर ऑफ ड्यूटी की तरह एक पायलट प्रोग्राम की तरह ही चलाते रहते और रेगुलर रिक्रूटमेंट को कंटिन्यू रखते हैं। तब ये चीज सही हो सकती थी, तब लोग इसको डाइजेस्ट भी इजीली कर पाते।